डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम लेसन थर्ड वीडियो थर्ड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उदारवादियों के आर्थिक कार्यक्रम और राजनीति, उसके 3 बिंदु हमने पढ़ लिए थे आर्थिक कार्यक्रमों के। आज इस वीडियो में हम चौथा बिंदु देखने वाले हैं। चौथे बिंदु में क्या था? औद्योगिकरण में राज्य की भूमिका की मांग। ये इन्होंने उठाया कि भाई राज्य की भूमिका बढ़नी चाहिए, उद्योगों की स्थापना पर जो है जोर दिया जाना चाहिए भारत में ज़्यादा से ज़्यादा। स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, भारत में अंग्रेजों की स्वदेशी जो उद्योग थे उनका पतन हो रहा था क्योंकि इंग्लैंड का बना हुआ माल ही यहाँ पर ज़्यादा बिकने लग गया था। मुक्त व्यापार नीति अपना ली थी अंग्रेजों ने, उससे हमारे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ। तकनीकी जो शिक्षा थी उसका अभाव था हमारे यहाँ पर, पूंजी की कमी थी। तो उन सब कारणों से जो उदारवादियों ने देखा भारत में औद्योगिक विकास में, इन सब कारणों को बाधा बताया। इन कठिनाइयों पर काबू पाने में सरकार की सहायता और सुरक्षा का जो है पूरा अभाव था। मतलब सरकार ने कुछ नहीं दिया भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उनका तो एक ही हित था कि वो अंग्रेजी हित को कैसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने औद्योगिकरण के प्रत्येक प्रयास में, प्रत्येक काम में सरकारी सहायता की मांग की कि औद्योगिकरण में सरकार सहायता करे। तकनीकी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया कि जोर दे सरकार। भेदभाव वाली जो नीति है उसको ख़त्म करे, भेदभावपूर्ण नीति का जो है विरोध किया और उसको कहा कि इसको ख़त्म किया जाए। भारतीय उद्योगपन पे इसके लिए बल्कि उनको संरक्षणवादी नीति अपनाकर सपोर्ट किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार रुई से उत्पादन शुल्क हटाए, विदेशी वस्त्रों पर आयात शुल्क पुनः लगाए तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करें। क्योंकि विदेशी वस्त्रों पर आयात शुल्क नहीं लगता था तो वो और सस्ते हो जाते थे और यहाँ पर सस्ते बिकते, या फिर जो है उनको बेचने में आसानी होती कम रेट पर। उन्होंने जो पूंजी यहाँ पर निवेश हो रही थी, अंग्रेज निवेश कर रहे थे और उससे काफ़ी मोटी कमाई कर रहे थे, ब्याज कमा रहे थे, इसका भी इन्होंने विरोध किया क्योंकि इससे भारतीय पूंजीपति दबे रहे थे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। रेलवे के प्रसार के बारे में कहा कि यह भारतीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार नहीं। रेलवे का जो प्रसार है वो अंग्रेजों के लाभ की दृष्टि से ही किया जा रहा था, न कि भारतीयों को कोई इसमें ध्यान। रेलवे पर खर्च को इंग्लैंड के उद्योगों की आर्थिक सहायता बताया जीवी जोशी ने। तिलक ने इसे दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा बताया। वेरी गुड, इसको नोट कर लें। दूसरे की पत्नी को सजाने का जो खर्च था वो हमारे ऊपर लग रहा था क्योंकि इंग्लैंड को ही लाभ हो रहा था उस रेल से, ऐसा तिलक जी ने कहा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको आप। 5वां आपका जो बिंदु है वो है कृषि एवं कृषकों की दशा संबंधी मांग। ये तो हम पढ़ते आए हैं, अब भी पढ़ते थे कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो वार्षिक अधिवेशनों में, जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे उनमें इन मुद्दों को काफ़ी बार उठाया गया। 1888 से लेकर 1903 तक जो है लगातार हर बार जो है प्रस्ताव इस संबंध में पास किए गए। भारी परिवर्तन भी आया इसके कारण से। खेती तथा किसानों की जो पहले जो है अंग्रेजों के शासन में जो है स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उदारवादियों के अनुसार अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या था? लगान की जो दरें थी वो ऊंची थी। दोष सबसे बड़ा यह था। और इस कठोरता से वसूला जाता, अकाल में भी, बाढ़ में भी, सूखे में भी, और जितनी भी आपदाएं थी उसमें राहत नहीं दे रखी थी। तो इससे जो है किसान की जो दशा है वो काफ़ी खराब होती गई और कर्जे के नीचे किसान दबता गया। आखिर में वो साहूकार से कर्जा लेता है, जमींदार से, तो वहाँ और उसका ज़्यादा शोषण होता है, ब्याज लग जाता, चंगुल में फंस जाता वो। तो भारी लगान ले रही थी, लेकिन दशा सुधारने का कोई कार्यक्रम उनके पास नहीं था। कोई इस दिशा में ठोस प्रयास सरकार ने कभी नहीं किया।
सिंचाई पर कम खर्च किया गया सरकार की ओर से। भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी नहीं दी गई। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसके कारण से अकाल में भी कोई राहत नहीं दी गई। निरंतर आंदोलन हुए, सरकार कृषि बैंक खोले ऐसी मांग जो है करी। किसानों को कम ब्याज पर ऋण दे, साहूकार के चुंगल से बचा जा सके, यह मांग की कि आधुनिक जो है तरीकों को अपनाया जाए जिससे किसान आगे बढ़े। तो ये कई मांगे ये लोग करते थे। पिछड़ापन दूर हो सके, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इस प्रकार प्रथम दौर के नेता मानते थे कि इसके बिना भारत की अगर कृषि की दशा नहीं सुधरेगी तो भारत की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इतना महत्वपूर्ण हमारा किसान उस समय था। आखिरी जो बिंदु है आर्थिक कार्यक्रमों का वो है वित्तीय नीति का विरोध। उदार राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजी सरकार की वित्तीय नीति का भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया कि उसकी टैक्स नीति के कारण गरीबों पर जो है भार बढ़ता है, गरीबों पर भार बढ़ जाता है। अमीरों को विशेषकर विदेशी पूंजीपति को छूट दी जा रही है, इस छूट का बोझ जो है वो भी गरीब पर ही पड़ता है। सरकार की जो आयात नीति है खासकर वस्त्र उद्योग के मामले में उससे जो है काफ़ी नुकसान होता है। सरकार ने कपास से बनो वस्त्रों के आयात पर कोई कर नहीं लगाया, भारतीयों को इससे नुकसान हो रहा था। 1885-86 से लेके 97 तक जो है लगातार जो है घाटा भारत का बढ़ता ही गया। उसे पूरा करने के लिए सरकार का जो होता तो नमक कर लगाया गया, नमक पर कर लगता था, आयकर भी लगाया गया और इसके खिलाफ जो है जोरदार आवाजें भी उठी, आंदोलन हुए, कमी की मांग की गई। खर्च व्यवस्था जो खर्च थी सरकार का उसकी भी आलोचना इन लोगों ने की कि खर्च कम किया जाए, भारतीय की जरूरत अनुसार खर्च किया जाए, न कि ब्रिटेन के हिसाब से खर्च किया जाए। ब्रिटेन के लाभ की दृष्टि से खर्च नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सेना पर खर्च जो है सेना पर कहा कि आधा खर्च कर दिया जाए, सेना पर आधा कर दो खर्च जिससे कि भारत को कुछ लाभ हो जाए। तो सरकार अपनी आय को आधे से अधिक भाग सेना पर खर्च करती थी। उदारवादियों ने मांग की कि जन कल्याणकारी योजनाएं क्या थी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़े मुद्दे थे आम आदमी के, आज भी हैं। तो इन पर अधिक धन व्यय किया जाए, इन पर अधिक धन व्यय करके आम आदमी को लाभ पहुंचाया जाए, ये इनकी मांग थी। अब हम बात करेंगे राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यक्रम और मांगे। तो राजनीतिक क्या मांगे थी, प्रशासनिक क्या मांगे थी, तो उसमें अगर हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से तो वो आता है आपका संवैधानिक सुधारों की मांग। प्रथम अधिवेशन में ही जो है प्रस्ताव नंबर जो 3 था उस 3 में क्या मांग थी कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं उनका विस्तार किया जाए, उनमें जो चुनाव प्रणाली द्वारा सदस्यों को लिया जाए। पहले चुनाव नहीं था, मनोनीत ही किए जाते थे, तो चुनाव प्रणाली को अपनाया जाए और उन सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया जाए। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश संसद में एक समिति गठित की जाए जो परिषद से प्राप्त शिकायतों पर विचार करे। तो 1892 तक लगातार ये मांगे उठती रही विधान परिषदों में सुधार की, विस्तार की। बार बार दोहराया गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1892 का एक्ट लेके आई सरकार, ये इनकी उपलब्धि थी, ये भी हम पढ़ेंगे। 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया, उदारवादी संतुष्ट तो नहीं हुए, लेकिन इसमें चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हो जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। सरकारी बहुमत ही इसमें रखा गया, हालांकि विधान परिषदों में उदारवादियों ने इसको मजाक बताया लोगों के साथ, समाज के साथ, जनता के साथ। उन्होंने अपनी मांग जारी रखी कि इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और सार्वजनिक पद पर अधिकार देने तथा अन्य अधिकार दिए जाए। तो भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीयों का बहुमत
रखा जाए। उदारवादियों ने एक नारा भी दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिनिधित्व के बगैर, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, ऐसा इन्होंने नारा दिया। बहुत अच्छा नारा था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की बात भी इन्होंने कही। दादा भाई नौरोजी ने सीधी तथा साफ भाषा में कहा, यह अच्छा नहीं लगता कि अंग्रेजों को हम बताएं कि अच्छे शासन के लिए प्रतिनिधित्व व्यवस्था कितनी आवश्यक है। हमने ये पाठ उन्हीं से सीखा और जाना है कि यह व्यवस्था कितनी बड़ी वरदान है। अंग्रेजों को ही लपेट लिया क्योंकि वो तो मानते थे कि सबसे अच्छा लोकतंत्र, सबसे अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ है, तो उनको क्या बताना, तो उनको अपने आप ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है कि सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, ये भी शक्तिशाली तरीके से सुर उठाया था। इसका मतलब क्या था, अभिप्राय क्या था, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे आप लोग। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक स्थान दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा स्थान, ज्यादा से ज्यादा नौकरी भारतीयों को दी जाए। और सिविल सर्विस, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की, जो आप जिसको आईएएस बोल देते हैं, यूपीएससी सर्विस, उनका कहना था कि ये भारत में भी आयोजित हो, क्योंकि उस समय केवल भारत में हो, इंग्लैंड में भी हो कोई बात नहीं, लेकिन भारत में जरूर हो। और जो आयु है इसके लिए, परीक्षार्थी की जो आयु है वो 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए, ताकि भारतीय ज्यादा से ज्यादा भाग ले सकें। नागरिक सेवा में भारतीयों को अधिक स्थान देने के पक्ष में भारतीयों ने आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक कारण भी बताए। आर्थिक कारण यह दिया उन्होंने, अंग्रेजों को भी लाभ दिखाया उन्होंने। आर्थिक कारण क्या दिया कि अंग्रेजों को ऊंचा वेतन देना पड़ता है, ज्यादा वेतन पे रखना पड़ता है, और भारतीय वही काम कम रुपए में कर देंगे और वही योग्यता, इससे प्रशासनिक खर्च कम हो जाएगा। दूसरा यह है, यूरोपियन भारत से अपना वेतन इंग्लैंड भेज देते हैं और पेंशन भी प्राप्त करते हैं, तो कुल मिलाकर धन तो भारत का बाहर जाता है। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय सेवा में शामिल होंगे तो भारत के लोगों की आवश्यकता अनुरूप प्रशासन भी चलाएंगे, क्योंकि उनको जो समझ होगी वो ज्यादा होगी भारतीय लोगों की, भारतीय समाज की, प्रशासन। तो नैतिक दृष्टि से, ये नैतिक दृष्टि से भी अगर एक बात बनती है, और उनमें हीनता दूर होगी, क्योंकि उनमें भी बहुत योग्यता वाले लोग हैं, उनको स्थान ही नहीं मिल रहा है, और वो अपना अनुभव सीख पाएंगे, काम कर पाएंगे। भारतीयों के अभाव ने उनके चरित्र को अभाव बोना कर दिया है, सेवाओं को, देश को हीनता की स्थिति में ला खड़ा किया है, भारतीय नहीं है तो। इसके साथ साथ उन्होंने निम्न श्रेणी के भारतीय कर्मचारियों को अधिक वेतन देने की मांग उठाई, क्योंकि उनको वेतन कम मिलता था, अधिक वेतन मिले निम्न कर्मचारियों को, ये मांग भी उनकी थी। तीसरा बिंदु है आपका न्यायिक सुधारों की मांग। न्यायिक सुधारों में क्या मांग की कि कानून के शासन की विस्तार, कानून का शासन जो है उसका विस्तार हो, न कि अंग्रेज अधिकारी ही सारे फैसले कर दें। पुनर्गठित किया जाए न्याय व्यवस्था को, उस पुनर्गठित में क्या क्या चीज हो, इनको पढ़ेंगे हम। सुझाव क्या दिया, शक्ति पृथक्करण, सबसे जरूरी जो सिद्धांत था वो था शक्ति पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब है अलग की जाए। मान लो किसी के पास प्रशासनिक शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, तो उसके पास ही न्यायिक अधिकार ना हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, उनके अधिकारी अलग अलग हो, न कि एक अधिकारी ही दोनों काम करता हो। ये मतलब है न्यायिक इसका पृथक्करण का। तो अगर ऐसा होगा तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उसी को सजा देनी है, जबकि कई बार की कार्यपालिका अगर गलत काम करती है तो उसको रोकने का या उसको समझाने का, इसको ठीक करने का काम न्यायपालिका करती है। दोनों ही एक आदमी में तो पता कैसे चलेगा कौन ठीक करवाएगा। इसके साथ ही उदारवादी जो स्वयं अधिकतर कानून के पेशे से जुड़े हुए थे, हमने पढ़ा था ना 39 वकील थे, तो कानून के पेशे से जुड़े हुए थे ज्यादातर लोग। शुरू का जो अधिवेशन हुआ तो वे मांग कर रहे थे कि उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाए, इस सेवा में भर्ती उनको ही किया जाए जो कानून से, न्याय से जुड़े हों, मतलब ऐसी डिग्री रखते हो, ऐसा उन्होंने अनुभव हो। तो ऐसी इन्होंने मांग रखी। यह भी मांग उठाई कि निवारक बंदीकरण कानून को समाप्त किया जाए। निवारक बंदीकरण कानून था, उसको समाप्त किया जाए। उसके बाद इन्होंने मांग रखी जूरी की बेंच, जो जूरी हो
उसमें आधे सदस्य तो भारतीय हों कम से कम। आपने देखा होगा भगत सिंह की कोई फिल्म, उसमें वो सफ़ेद सफ़ेद टोपे से पहने हुए कुछ लोग बैठे होते हैं, वो ज़्यादातर अंग्रेज उसमें होते थे। तो इन्होंने मांग रखी कि आधे सदस्य तो भारतीय हों, ताकि वो कुछ जो भी ठीक सहानुभूति भारतीयों के प्रति उसको दिखाएं, गलत काम, बिल्कुल गलत काम न होने दें। उदारवादियों ने शस्त्र कानून का भी विरोध किया, जो आर्म्स एक्ट था, कि भारतीयों को भी हक होना चाहिए कि वो शस्त्र रख सके, कोई भेदभाव न हो। चौथा बिंदु जो है वो है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग। नागरिक अधिकार क्या होते हैं, हम पढ़ के आए हैं। लोकतंत्र प्रणाली में क्या होता है, भाषण दे दें, प्रेस की स्वतंत्रता है, संगठन की स्वतंत्रता है बनाने की, ठीक है। तो ये इनके प्रति जो है जागरूकता आ रही थी। तो सरकार जब भी इनके अधिकारों का हनन करने की कोशिश करती तो इनका विरोध किया जाता। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसका भी काफ़ी विरोध किया गया था। पहले ही आया था न कि ये कांग्रेस की स्थापना से पहले। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले जब इसका विरोध किया, परिणाम स्वरूप इसे समाप्त कर दिया गया। 1880 में भी सरकार ने गोपनीयता के नाम पर ऐसा ही कोई कानून बनाने की कोशिश की, उसका भी जो है आलोचना की गई। तिलक तथा अन्य कई पत्रकारों को सरकार के खिलाफ जो है, तिलक जैसे कई पत्रकारों को कई सजाएं दी गई, बड़ी बड़ी लंबी सजा दी गई इन्हीं समाचार पत्रों के कारण से। ऊना के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए ही सजा दे दी गई। उदारवादियों ने इसका खूब विरोध किया, पूरे राष्ट्र में विरोध हुआ। वास्तव में शुरू से ही नागरिक अधिकारों के लिए सुरक्षा का संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग था। मतलब ये मुख्य मांग थी नागरिक अधिकारों की, जिससे होना ही चाहिए सबको। स्वशासन की मांग, कांग्रेस का निर्माण तो सब पता है 1885 में। उसमें उदारवादियों ने जो है मुख्य उद्देश्य ये था कि सुधारों द्वारा सत्ता में भारतीयों को स्थान, प्रारंभिक जो लक्ष्य था, सत्ता में भारतीयों को किसी तरह से स्थान मिले और आंदोलन चलता रहे, जागरूकता आती रहे। धीरे धीरे इन उद्देश्यों में प्रगति होती गई। अब वो मामूली सुधारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। उदार राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे सफेद स्वशासी उपनिवेशों की तरफ से भारत में भी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक अलग व्यवस्था अपना रखी थी अंग्रेजों ने। वहाँ स्वशासी उपनिवेश बना रखे थे, मतलब उनके लोग ही शासन करते थे, लेकिन उपनिवेश तो वो भी थे, लेकिन कुछ अधिकार उनको ज़्यादा मिले हुए थे। तो जब दादा भाई नौरोजी ने ही मांग रखी थी अधिवेशन में विशेष रूप से, वर्तमान असम्मानजनक, ढोंगपूर्ण और विनाशकारी व्यवस्था को हटाने तथा ब्रिटिश राज को खत्म करने से बचाने के लिए केवल एक ही उपचार है। वो क्या बताया था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन हमें मिल जाए। तो उग्र राष्ट्रवादियों की जो स्वराज की मांग थी वो अलग थी। उदार राष्ट्रवादियों के स्वशासन के वैसे तो कोई भेद नहीं था, लेकिन इसके अंतर जो है अंग्रेजों के लिए बहुत ही अलग थे, मायने वो अलग समझते थे। मेन जो बाद में अगर हम इसके जो साधन थे इनको प्राप्त करने का, इस स्वशासन को या स्वराज को प्राप्त करने का, उदारवादियों के साधन हम पढ़ के ही आए हैं। उग्रवादियों के साधन थोड़े ही अलग थे, तो उनको हम अगली वीडियो जब हम उनके भी कार्यकलाप देखेंगे तो उसको हम समझ पाएंगे। तो ये आपकी वीडियो जो है पूरी हो गई है। यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे गूगल मीट या फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। अगली वीडियो होगी हमारी उदारवादी और सामाजिक आधार, सरकार का उनके प्रति रवैया और फिर उदारवादियों का मूल्यांकन, कमी दुर्बलताएं उनकी। इस तरह से हमारा ये पाठ चलने वाला है।